हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपके साथ यूट्यूब चैनल फैमिली केयर स्पेशलिटी सेंटर से डॉक्टर सुजाता मित्तल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी से रिलेटेड केस के बारे में, जिसको मैंने सक्सेसफुली ट्रीट किया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और आईवी न्यूट्रिएंट से। तो आज मैं आपको एक जो केस बता रही हूँ वो 38 इयर्स ओल्ड फीमेल का है, जो 14 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई। और उसके बाद उसको, क्योंकि वो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, 80 टू 90 के केजी के बीच में जब वो उसने हमको दिखाया तो वेट था, और उसके साथ उसको ब्लड प्रेशर था। और मेन उसको जो प्रॉब्लम हुई प्रेगनेंसी के दौरान वो थी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो जो उसका डायग्नोसिस हमने बनाया वो ये था, प्रेगनेंसी विद एसेंशियल हाइपरटेंशन विद रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा विद रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो वो मुझे 3rd मंथ में दिखाने आई थी और यहाँ के रेप्यूटेड हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में दिखा रही थी, जिसमें उसको इस प्रॉब्लम के कारण, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कारण टर्मिनेशन एडवाइस कर दिया था। तो पहले मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है। तो देखिए, ये बाहर के देशों में अराउंड 25 टू 30% केसेस में पाया जाता है। हमारे देश में इसके इंसिडेंस कम है, पर ये भी पाया जा रहा है कि काफ़ी टाइम डॉक्टर्स इसको मिस कर देते हैं। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इसमें पैरों में कोई दर्द नहीं रहता है, पर रेस्टलेसनेस रहती है, बेचैनी रहती है कि आप बैठ नहीं पाते हो, आपको पैर को मूव करना ही करना पड़ता है, और मूवमेंट के साथ ही आपका जो पैरों की बेचैनी है वो ख़त्म होती है। और इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात है कि रात के टाइम में जब आप सोने लगते हो तब ये रेस्टलेसनेस सबसे ज़्यादा होती है। दिन में भी हो सकती है, पर नॉर्मली इसके डायग्नोसिस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि रात में आपका मतलब ये होता है। और जब इतना सीवियर रेस्टलेस हो जाते हैं लेग्स कि आपको चलना पड़ता है, और आपके बैठते ही रेस्टलेसनेस होने लग जाती है, और पेशेंट पूरी रात ही चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इमेजिन करिए, अगर प्रेगनेंसी में आपको प्रॉपरली रात को नींद नहीं आ रही है तो पूरा दिन भी खराब हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो है मेंटल मेकअप प्लस आपकी डाइट, ये सब कुछ इफेक्ट हो जाती है। तो ये जो पेशेंट है, ये मैंने जैसा आपको बताया, इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम था, ब्लड प्रेशर था, और ब्लड प्रेशर के कारण इसके ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी से पहले से ही था, तो इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ प्रेगनेंसी में चेंज करी, और इसको खून पतला करने की दवाई भी दी गई। इसको एस्पेंटेक हम देते हैं, वो भी ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सके, वो भी इसको दिया गया। पर इसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होने की वजह से इसके पीछे हेमरेज हो गई, मतलब बच्चा जहाँ था प्लेसेंटा के पीछे हेमरेज हो गई, और बहुत बड़ा 7-8 सेंटीमीटर का रेट्रोप्लेसेंटल हिमेटोमा इसको बन रहा था। तो इतना सीवियर इसके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम था कि इसको टर्मिनेशन इसको बताया गया था, और इस कंडीशन में ये मेरे पास आई थी। तो इसका हमने क्या किया उसको पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो आपके जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, और ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो ये तो प्राइमरी है, जो कि बहुत कम पाया जाता है। और जो सेकेंडरी है वो और दूसरी कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे आयरन, अगर आपके बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आपको एंड स्टेज रीनल डिजीज है, आपको एमाइलोइडोसिस है, या आपको फॉलिक एसिड, फोलेट और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, आपको रूमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, या आपको सीलिक डिजीजेज है, आपको इसके अलावा जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ये हो तो इनमें भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पाया जाता है। तो रेस्टलेस सिंड्रोम जो है, कुछ मेडिकेशन जैसे अगर आप एंटी डिप्रेसेंट स्पेशली जैसे ट्रिप्टोमर वगैरह ले रहे हैं, कैफीन ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, पेन किलर्स आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उन कंडीशंस में भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पाया जाता है। तो जब ये हमारे पास आई, मैंने पूरा असेस इसको करा, तो मैंने पाया कि उसको प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी टाइप का रेस्टलेस लेग सिंड्रोम था। और सेकेंडरी रेस्टलेस सिंड्रोम, जैसा कि मैंने बताया कि ये कंडीशंस में होता है, तो उसमें मेरा ये मानना है कि आपके लाइफस्टाइल में डिफेक्ट है।
मतलब आप टाइम से नहीं खाते पीते हैं, आप उठने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, या आप कुक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट हमने उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, जिसमें हमने डाइट में बहुत मेजर चेंजेस किए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 50% उसको रॉ बताया, कुक फूड कम लेने के लिए क्या, लिक्विड्स का हमने अमाउंट इंक्रीज उसका किया। और उसके बाद हमने जब उसके टेस्ट करवाए तो विटामिन B12 और D3 की काफ़ी डेफिशिएंसी थी। तो हमने, क्योंकि काफ़ी उसको रेस्टलेसनेस थी और पूरी बिल्कुल नींद में बेहोश सी हो रही थी, तो हमने फिर उसको आईवी न्यूट्रिएंट थेरेपी, जिसमें हमने ग्लूटाथाइन है, आपका विटामिन सी है, नेक है, एल कार्निटिन है, मल्टीविटामिन है, ये सारे स्टार्ट किए। ये हमने थेरेपीज इनिशियली जब वो हमारे पास आई तो एडमिट करके फिर हमने हफ्ते में 2 या 3 बार दी, और उसके बाद धीरे-धीरे टेपर ऑफ कर दिया। एंड विदिन 6 वीक्स के अंदर उसके पैरों में बिल्कुल आराम हो गया, और उसको नींद प्रॉपर आने लग गई, बॉडी में स्ट्रेंथ आने लग गई। ओबेसिटी तो थी ही थी उसको, 85 केजी के करीब जब हमने टैकल करना शुरू किया तो उसका वेट 85 केजी के करीब था। तो डाइट में बहुत मेजर मेजर मॉडिफिकेशंस किए, परंतु डाइट में मॉडिफिकेशंस करने के बाद इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, और पेशेंट को जो कंडीशन थी वो अर्जेंट थी। तो ऐसे करते हुए वो फुल टर्म हुई। और एक और बात मैंने नोटिस करी कि जब हमने थेरेपीज दी तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल रहा। हम उसको लेविटोलॉल 500 मिलीग्राम बीडी दे रहे थे, हमें डोज नहीं बढ़ानी पड़ी। उसने अपने वेट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। कुल मिलाकर प्रेगनेंसी में सिर्फ उसका 7-8 किलो ही वेट हमने बढ़ने दिया। बाद मैं मैम के पास आई, डॉक्टर सुजाता मैम के पास आई हूँ, तो यहाँ मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला है और प्रेगनेंसी भी हो गई है। तो और वहाँ पे मुझे अबॉर्शन के लिए भी कह देता, मेरे को ब्लीडिंग हो गई थी। फिर मैम ने बोला नहीं आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं आपका ट्रीटमेंट देती हूँ। तो मुझे अब पूरा 9 मंथ हो गए हैं, तो मैं यहाँ डिलीवरी होगी मेरी। हेलो गाइज, मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मेरी डिलीवरी सीजेरियन हुई है, मैम ने की है, और मुझे बेटा हुआ है, बेबी बॉय मतलब। और अब मेरा सब कुछ सही हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। अगर आपको भी कभी हेल्प की जरूरत हो या किसी भी चीज़ की, तो मैम के पास आना।